आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। हमने एसएसटी में हिस्ट्री में फर्स्ट लेसन पढ़ा था फ्रांस की क्रांति, वो आपका कंप्लीट हो गया है। आज पढ़ेंगे हम यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की रूसी क्रांति कैसे हुई थी। ठीक है, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। तो अब पढ़ते हैं कि पहला पॉइंट है इसका सामाजिक परिवर्तन का युग। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा था हमने। अब फ्रांसीसी क्रांति ने समाज संरचना के क्षेत्र में अमूल्य परिवर्तन की भावनाओं को सूत्रपात कर दिया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस समाज कितने स्टेटों में बटा हुआ था? 3 स्टेट में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। पढ़ा था ना आपने कि जो समाज था उसकी आर्थिक और सामाजिक स्तर पर किसका था? जो बड़े कुलीन वर्ग के लोग थे, और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना का बदलाव संभव दिखाई देने लगा। परंतु बाद में जब क्रांति तो बदलाव दिखाई देने लगा, यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप सामाजिक सत्ता पर इसका नियंत्रण हो गया और इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है, जो राजा राममोहन ने अपनी जो पुस्तक में लिखा है। बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े थे। आगे चलकर हम उपनिषद में घटनाओं के विचारों में एक नया रूप प्रदान किया। उसके बाद यूरोप में भी जो सभी लोग थे अमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि भाई यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक है मानते कि समाज का जो अमूल पुनर्गठन जरूरी है, और रूढ़िवादी ये कहते थे कि उदारवादी और परिवर्तनशीलवादी संसाधनों के पक्ष में थे। ठीक है, दोनों उसमें थे अलग अलग। उस समय के संदर्भ में इसका शब्दों का मतलब था कि राजनीति की इन धारणाओं में क्या फर्क है और कौन कौन सी बातें समान थी। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है उदारवादी रूढ़िवादी का। तो पहला पॉइंट है 1 पॉइंट उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी कि भाई क्या है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थनों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे कि भाई जिसमें जो सभी धर्म है उनको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और एक जगह मिले। ठीक है भाई, जो उदारवादी थे क्या मानते थे कि भाई सभी धर्मों को किसका प्रदान मिलना चाहिए? बराबर का वो मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस समय जो फ्रांस में जो ज्यादा महत्व था वो ये था कि भाई किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था फ्रांस के अंदर। ठीक है, और जो उदारवादी समूह वंश जो शासक की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, वो ये नहीं चाहते थे भाई उदारवादी की भाई सत्ता पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? राजा का। ये नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं दिया जाए। ठीक है, कि कौन चाहते थे? उदारवादी चाहते थे। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक उसके निर्वाचित सरकार के पक्ष में था, जो शासक और अफसरों के प्रभाव से क्या था? मुक्त था। ठीक है, उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। कौन मानते थे? ये लोग जो थे, ये जो लोकतांत्रिकवादी नहीं थे, ये लोग सार्वजनिक और वयस्क मतदाता सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार लेने के पक्ष में थे। इसके विपरीत जो रेडिकल समूह के लोग थे वो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो लोग की देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित थे कि भाई जिसको बहुमत ज्यादा मिलेगा वो थे। तो इनमें से बहुत सारे लोग जो थे पहला मताधिकार महिला आंदोलन के समर्थक में थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त करते थे। उदारवादी तो ये चाहते थे भाई सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, परंतु जो रेडिकल थे वो ये चाहते थे कि महिलाओं को मताधिकार आंदोलन के समर्थक होना चाहिए और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको सारे अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, विशेषाधिकार के खिलाफ थे ये। तो ये वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वह केवल कुछ लोगों की संपत्ति के संरक्षण थे। वो ये नहीं चाहते थे कि वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए संपत्ति के संकेंद्रण को विरोध जरूर करते थे। वो ये जानते थे भाई कुछ ही लोगों के पास संपत्ति नहीं रहनी चाहिए। तो रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, परंतु जो रूढ़िवादी तबका था वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। कौन था? रूढ़िवादी। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी में कुछ बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी जो थे आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का क्या करते थे? समर्थन करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते वे ये भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया क्या हो? धीमी धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक
उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच में काफी क्या हुआ, टकराव हुआ था। समझ में आ गया। तो इसके बारे में पढ़ा आपने, उदारवादी, रेडिकल्स, ठीक है, और रूढ़िवादी के बारे में। अब पढ़ेंगे कि भाई औद्योगिक समाज में सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हुआ, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन किस हुआ था। तो ये दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। जो ये अध्याय था ऐसे समय में था कि शहर बस रहे थे, नए नए दो क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे काफी विस्तार हो रहा था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो रही थी इस काल में। ठीक है, औद्योगिकरण ने सामाजिक आदमियों, औरतों और आदमियों को, बच्चों को, सबको कारखानों में ला दिया था। यानी कि इतना ज्यादा औद्योगिकरण हो रहा था, कंपनियां खुल रही थी कि लेडीज जो हैं यानी औरतें और बच्चे सभी और जो आदमी थे वो सभी लोग कहाँ, कंपनियों में काम करने लगे थे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मजदूरी यानी काम तो उन्हें ज्यादा करना पड़ता था परंतु उन्हें मजदूरी क्या मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने से बेरोजगारी और बढ़ने लगी थी। शहर में तेजी बसे बसते फैलते जा रहे थे लोग, क्योंकि गांव से वो शहर में औद्योगिक क्रांति से आ रहे थे काम की वजह से, इसलिए आवास और साफ सफाई का मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल ने दोनों ने इन समस्याओं को क्या करा, हल करने की कोशिश की, भाई किस तरह से हल किया जाए। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी के पास काफी संपत्ति थी, उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठी की थी। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत, वह चाहते थे कि वे इस तरह से प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का क्या होगा, भरपूर लाभ किया जा सकता है। भाई अगर मजदूर भी स्वस्थ होंगे, ठीक है, और नागरिक भी पढ़े लिखे होंगे तो इससे क्या होगा, इस व्यवस्था का भरपूर लाभ मिलेगा। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता की थी कि यदि हर एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को क्या मिलेगा, भाई रोजगार मिलेगा, और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाएगा तो समाज तरक्की कर सकता है। वो ये मानते थे दारवाली लोग कि भाई अगर लोगों को, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाएगी, कोई भी काम करे तो गरीब लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि उनके पास संपत्ति होगी और उनके बिना रोक टोक काम करने का उन्हें मौका मिल जाएगा तो समाज में क्या होगी, तरक्की होगी, यानी कि बार बार में टोका नहीं जाएगा। इस कारण 19वीं सदी के शुरुआती में दशकों में समाज परिवर्तन के कुछ इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह में पार्टियों के इर्द गिर्द क्या हो गए थे, गोलबंद हो गए थे। समझ में आ गया। यूरोप में अब 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल जो आंदोलन क्रांतिकारी के पक्ष में थे, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे जो राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करते थे। ठीक है, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की क्रांति जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को क्या मिले, समान अधिकार मिले। तो 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिउसेप्पे मेज़नी, ठीक है, ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थन के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक कि भाई औद्योगिक समाज में परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है, और इससे पहले आपने ये पॉइंट्स पढ़ा था कि भाई किस तरह से उदारवादी और रेडिकल रूढ़िवादी क्या थे। ठीक है, और समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो पहले आपको पहले ये रीड करना है, यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, और ये पढ़ना है कि किस तरह से रूढ़िवादी क्या चाहते थे, रेडिकल्स क्या चाहते थे, ठीक है, और उदारवादी लोग क्या चाहते थे, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस बना के लिखने हैं। उसके बाद औद्योगिक समाज में किस तरह से औद्योगिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, और लोग किस तरह से आगे बढ़े थे। इस यहाँ तक पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।